नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं विक्रमांक देव चरितम जो महाकाव्य है बेल्हण विरचित, उसका 49वां श्लोक। और ये जो 49वां श्लोक है इसमें देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए कि ये जो श्लोक है इसमें कवि ने वर्णन किया है कि एक जो पुरुष है उसका जन्म होता है और एक पुरुष का जो जन्म होता है उस पुरुष का वर्णन, उसका नाम है हारित, जो आगे आने वाले उनमें श्लोकों में आएगा। तो क्या कहते हैं, देखिए जो हारित के विषय में कवि क्या कहता है कि देखिए भोगाय, भोगाय कहते हैं भोग के लिए, वैपुल्य विशेष भाजम, वैपुल्य कहते हैं विपुलता विशेष से युक्त, कर्तुम करने के लिए, धरित्रीम धरती को, निज वंशजानाम जो उनके वंश के राजा थे, केयूर संक्रांत विमान भंगया, कि केयूर, केयूर कहते हैं भुजबंद को, जो भुजाओं में आभूषण पहना हुआ तो होता है जिसको कहते हैं भुजबंद, संक्रांत विमान भंगया, यानी उन भुजबंदों में जो विमान दिखाई देने वाले थे उसके द्वारा भुजोद्धृत क्षमाभृतादि बेक्षमाणा, कि भुज उद्धृत, भुजाओं को ऊपर करके, क्षमाभृत एवं इच्छमाणा, क्षमा कहते हैं पृथ्वी को, भृत कहते हैं धारण करने वाला यानी पर्वत के समान, इच्छमाणा जो दिखाई देता था ऐसे। तो क्या कहा, देखिए अन्वय देख लेते हैं, निज वंशजा नाम, यानी जो उसके वंश के थे, निज वंशजा नाम यानी जो उसके वंश के थे, भोगाय, भोगाय कहते हैं भोग के लिए, धरित्रीम पृथ्वी को, विपुल्य विशेष भाजम यानी जो वैपुल्य से युक्त करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, केयूर, केयूर कहते हैं भुजबंद को, संक्रांत यानी जो भुजबंद में दिखाई देती थी, विमान भंगया विमानों की भंगिमा से, भुजोद्धृत क्षमाभृत यानी भुज उद्धृत भुजाओं से उठाए गए, क्षमाभृत यानी पर्वत के समान इच्छमाणः दिखाई देता हुआ, सह पुरुषः आविर्भूव वह पुरुष उत्पन्न हुआ। तो ये जो है सह पुरुषः आविर्भूव, ये कौन से, ये जो 55वें नंबर का जो श्लोक है उसमें ये मिलेगा। तो जो ये जो हमारा श्लोक है इसका अन्वय कहाँ पूर्ण होगा, जो 55वें नंबर का हमारा जो श्लोक है उसमें जाके पूर्ण होगा। तो इसलिए क्या कहा कि देखिए एक बार पुनः देख लीजिए, भोगा है यानी भोग के लिए, किसके, वैपुल्य विशेष भाजम, यानी विपुल विशेष भाजम का तात्पर्य है विशेष वैपुल्य से युक्त, विशेष विपुलता से युक्त, कर्तुम करने के लिए, धरित्रीम पृथ्वी को, निज वंशजा नाम यानी अपने वंश में जो उत्पन्न हुए थे ऐसे पुरुषों के भोग के लिए, होगा यानी भोग के लिए, वैपुल्य, वैपुल्य कहते हैं अधिक, विशेष भाजम यानी अधिक विशेष बनाने के लिए यानी और विशाल बनाने के लिए, कर्तुम करने के लिए, धरित्रीम पृथ्वी को, और कौन सी पृथ्वी, निज वंशजानाम जो उसके वंश में उत्पन्न हुए थे उनकी, उस पृथ्वी को, केयूर संक्रांत, केयूर कहते हैं जो बाजूबंद होते हैं, जो भुजाओं पे बांधे जाते हैं, उनमें जो संक्रांत थे यानी जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे, विमान भंगया यानी विमानों की भंगिमा से, विमानों के बहाने से, भुजोद्धृत क्षमाभृत इच्छमाणः यानी भुज उद्धृत भुजाओं से उठाए गए, क्षमाभृत
एव इच्छमाणः, यानी उस पर्वत के समान, जैसे वह अपने भुजाओं से पर्वत को उठा रहा हो उसके समान। एव इच्छमाणः यानी ऐसे दृष्टिगत होने वाला। सह पुरुषः वह व्यक्ति, यहाँ हारित नाम के व्यक्ति का वर्णन है, जिसका मूल वर्णन किस में आएगा, आपका 55वें श्लोक में आएगा। तो वह हारित नाम का व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तो देखिए ये हमारा श्लोक है। अब देखिए विद्यार्थियों कि सबसे पहली जो बात होती है वह क्या होती है कि हमारे लिए आती हैं व्याख्याएं। अब व्याख्याएं आती हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ये श्लोक आ जाएगा तो आप लिख देंगे सबसे पहले भोगाय, फिर डेड डैश करके जो अंतिम है माणा, क्या है, वीक्षमाणा। और ये आपको पता है 49वां श्लोक है। फिर क्या करेंगे आप, फिर लिखेंगे आप इसका संदर्भ। देखिए आप लिखेंगे यहाँ संदर्भ, और ये जो संदर्भ होता है इसको आप कर देते हैं रेखांकित, और रेखांकित करने के बाद यहाँ ये विवरण चिन्ह लग जाएगा। और फिर आप लिखेंगे इसके बारे में प्रस्तुत पद्य कवि बिल्हण विरचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है। इस प्रकार से आपका संदर्भ हो जाएगा। अब जब संदर्भ लिख देंगे फिर आप लिखते हैं प्रसंग, और जो प्रसंग है विवरण चिन्ह लगा देंगे। फिर लिखेंगे आप इस पद्य में वंश में उत्पन्न आदि पुरुष हारित का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अब देखिए फिर आप लिखेंगे यहाँ व्याख्या, और व्याख्या लिखने के बाद यहाँ भी आप विवरण चिन्ह लगा देंगे, और फिर लिखेंगे आप देखिए कवि क्या कहता है कि भोग आए। जैसे आपने पढ़ा था तो सबसे पहले क्या था, भोग आए। भोगाय का तात्पर्य होता है भोग के लिए, यानी अपने वंश में उत्पन्न होने वाले, क्या लिखेंगे,
अपने वंश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों के भोग के लिए पृथ्वी को अधिक विशाल बनाने के लिए पृथ्वी को अधिक विशाल बनाने के लिए विशाल बनाने के लिए भुजाओं में स्थित बाजूबंदों में भुजबंधों में प्रतिबिंबित विमानों के बहाने भुजाओं के द्वारा पहाड़ों को ऊपर उठाए हुए पहाड़ों को ऊपर उठाए हुए सादृष्टिगत होने वाला वह आदि पुरुष उत्पन्न हुआ। उसके बाद देखिए, जब आप व्याख्या कर देंगे, व्याख्या करने के बाद क्या होता है कि हमको लिखना होता है इसमें कि कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। तो देखिए, फिर आप लिखते हैं इसमें विशेष, और विशेष में विवरण चिन्ह लगा के सबसे पहले आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे कि इस पद्य में उपजाति छंद है। और फिर क्या करेंगे, इसको कर देंगे रेखांकित। फिर देखिए, दूसरा, अब दूसरा है, देखिए आप लिखेंगे इसमें, देखिए इस पद्य में उत्प्रेक्षा
अलंकार है। इसको लिखने के बाद विद्यार्थियों फिर देखिए आप आ जाएंगे व्याकरण टिप्पणी पर। यहाँ लिख देंगे आप व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी है तो इसमें देखिए सबसे पहले जो व्याकरण देखेंगे आप, तो देखिए एक है इसमें निज वंशजा नाम। क्या है? निज वंशजा नाम। ठीक है। अब ये जो समास है आप लिखेंगे कि देखिए आप लिखेंगे निजाश्च ते वंशजाः। ते वंशजाः। तेषाम। और ये हो गया विद्यार्थियों कर्मधारय समास। फिर देखिए फिर है देखिए एक शब्द है इसमें कर्तुम है, तो आप लिखेंगे किरी धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। फिर उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, इसमें है देखिए एक शब्द है संक्रांत। अब ये दिया है संक्रांतानि। ये है देखिए सम उपसर्ग प्लस क्रम धातु प्लस तो प्रत्यय। फिर देखिए चौथा है ईक्षमाणः। आप लिखेंगे ईक्ष धातु प्लस तो प्रत्यय। फिर है 5 देखिए ये है भुजोद्धृत। तो ये है भुज प्लस उद्धृत। तो यहाँ आपको पता है गुण संधि हो जाएगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको क्या है ये व्याख्या करनी है। अब आपको परेशानी आ सकती है क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ और यहाँ ब्लैक बोर्ड का अभाव है,
तो इसलिए आपकी आवश्यकता को देखते हुए मैंने ये एक व्याख्या तैयार की है। देखिए 19वां जो श्लोक है, भोगाय वैपुल्य विशेष भाजम कर्तुम धरित्रीम निज वंशजाना केयूर संक्रांत विमान भंगया भूयोद्रत क्षमा वृद्ध एवेक्षमाण। तो देखिए सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या, फिर विशेष और अंत में व्याकरण टिप्पणी। अगर इस प्रकार से आप व्याख्या करते हैं तो आपकी व्याख्या में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। और अगर आपके सिलेबस में संस्कृत माध्यम में है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे, जिससे मैं आपको संस्कृत में भी व्याख्या बता दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।